हेलो एवरीवन, स्वागत सत्कार अभिनंदन एक बार फिर से साइंस क्लब दौसा के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। जी हाँ प्यारे विद्यार्थियों, बेहद मांग पर आप सभी के लिए बीएससी नर्सिंग 4th सेमेस्टर के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आ चुका हूं। इस वीडियो के अंदर हम पैथोलॉजी, फार्मेकोलॉजी और जेनेटिक्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ में हम ये भी देखेंगे कि आपको पेपर को किस तरीके से अटेम्प्ट करना है, क्वेश्चन राइटिंग कैसे करना है ताकि आप लोगों के बैक ना लगे, प्लस हर एक क्वेश्चन को सॉल्व करने का तरीका भी बताने वाला हूं। अगर आपको कोई क्वेश्चन नहीं आ रहा है उसके अंदर भी आप कैसे क्या लिख के आओगे ताकि आपके बैक ना लगे, वो पूरा का पूरा कंटेंट आज की इस वीडियो के अंदर बताने वाला हूं। तो पेशेंस बनाकर वीडियो को एंड तक जरूर देखें। जो लोग भी चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब करके जरूर रख लो, क्योंकि 4th सेमेस्टर ही नहीं 5th 6th आगे जितने भी सेमेस्टर होंगे सभी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोगों के साथ में शेयर करने वाला हूं। तो जिन्होंने अभी तक अपने दोस्तों को इस वीडियो को शेयर नहीं किया फटाफट से शेयर करो, क्योंकि उसको भी डर लग रहा है कि भैया पैथो फार्मा और जेनेटिक्स का आखिर क्या करना है और कैसे करना है, क्योंकि ना अभी आप लोगों को ड्रग्स का नाम याद हुआ होगा और ना ही एग्जाम में आप लोगों को किस तरीके से क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है उसका भी आप लोगों को अभी पता नहीं है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है देव, आप देख रहे हैं द साइंस क्लब दौसा यूट्यूब चैनल। चलिए फटाफट से शुरुआत करते हैं। सबसे पहले तो आप लोगों का जो पेपर लगेगा वो लगेगा पैथो का, फार्मा का और जेनेटिक्स का। अब ये एक ही पेपर है बट इसके अंदर 3 सब्जेक्ट आप लोगों को दी गई हैं। सबसे पहले आप लोगों की पैथोलॉजी, फार्माकोलॉजी और जेनेटिक्स के क्वेश्चन आएंगे और ये डिवाइड रहेगा पेपर आप लोगों के 2 पार्ट के अंदर, है ना, जिसमें ऊपर आप लोगों के पैथो के क्वेश्चन रहेंगे, नीचे आप लोगों के फार्मा के क्वेश्चन, या फिर पहले फार्मा के या फिर पैथो के रहेंगे, प्लस 1 क्वेश्चन या फिर 2 क्वेश्चन आप लोगों के हो सकते हैं जेनेटिक्स का, दे दिया जाएगा। अब कैसे क्या करना है वो सारी की सारी चीजें समझेंगे, लेकिन उससे पहले मैं आप लोगों को इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता देता हूं जिनको कि 100% पढ़ के जाना ही है। यहां से आप लोगों का क्वेश्चन रिपीट होने की बहुत ज्यादा आशंका है। तो पहले हम यहां पर डिस्कस कर लेते हैं क्वेश्चन के बारे में कि कौन सा क्वेश्चन जो है वो आप लोगों को पढ़ के जाना है। फटाफट से पहले क्वेश्चन देख लो, फिर क्वेश्चन को सॉल्व करने का तरीका, या फिर पहले मैं क्वेश्चन को सॉल्व करने का जो तरीका है वो मैं आप लोगों को बता देता हूं। तो ध्यान से सुनो। सर मेरी वो डायरी दे दो एक बार आप, है ना, हाँ ये डायरी ये दे दो मेरे को एक बार। हाँ जी, अब यहां पर देखो मैंने कुछ टॉपिक्स हैं या कुछ चीजें हैं जिनको कि मैंने सबसे पहले, अगर आप लोगों का फार्मा का कोई क्वेश्चन आ गया है ना, फार्मा का आप पेपर अटेम्प्ट कर रहे हो। अब फार्मा का जो क्वेश्चन है ना वो 2 तरीके से आ सकता है, या तो डायरेक्टली वो किसी ड्रग का नाम दे देगा, है ना, हाँ ड्रग का नाम दे देगा। मान लेते हैं कि उसने जो है एमॉक्सिलिन दे दिया, है ना, हाँ ये आप लोगों को एक ड्रग दे दिया। अब इस ड्रग के बारे में आप लोगों को लिखना है, या तो वो डायरेक्टली इस तरीके से आप लोगों को क्वेश्चन दे देगा, या फिर आप लोगों को कोई ग्रुप दे देगा वो, है ना, हाँ कोई ग्रुप दे देगा और फिर पहले तो ग्रुप का नाम बताओ आप लोग, है ना, कि ये कौन से ग्रुप की जो है वो आप लोगों की दवाई है, पहले तो वो बताना पड़ेगा। फिर इस ग्रुप के अंदर कौन सी दवाई आती है उन दवाइयों के नाम लिखना पड़ेगा और फिर आप लोगों को जो है वो डिस्कस करना पड़ेगा। अब यहां पे एमॉक्सिलिन है, पेनिसिलिन है, ये किसके अंदर आती हैं? ये एक एंटीबायोटिक है। क्या है? ये एक एंटीबायोटिक ड्रग है। एंटीबायोटिक ड्रग को किस तरीके से सॉल्व करना है, ये सारी की सारी चीजें मैं आप लोगों को डे बाय डे आप लोगों को बताता रहूंगा, अगर आप नीचे कमेंट करते हैं तो। सबसे पहले तो मान लेते हैं किसी ड्रग के नाम से आ गया, किसी के भी नाम से आ गया, तो हमें एक पेपर को या क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने का जो सबसे बड़ा जो हमारे पास में रोल रहेगा, वो तरीका जो रहेगा, वो आप लोग इसको याद कर लो, है ना। इस तरीके को आप लोग याद करके जाओगे ना तो हर एक क्वेश्चन को आप इजीली सॉल्व कर पाओगे, हर एक क्वेश्चन के अंदर कुछ ना कुछ लिख पाओगे। सबसे पहले तो हम यहां पर बात करेंगे कि डेफिनेशन लिखनी है। अगर डायरेक्टली किसी ड्रग का नाम नहीं आया है तो सबसे पहले ड्रग जो है आप लोगों को डेफिनेशन लिखनी है, फिर उसके बाद में कौन से ग्रुप की है। अगर वो किसी ग्रुप के अंदर है तो ग्रुप का नाम लिखना है, अगर ग्रुप के अंदर नहीं है तो डायरेक्टली अगर ड्रग का नाम दिया है तो फिर कैसे करना है, वो दोनों चीजें मैं आप लोगों को आगे समझाऊंगा, लेकिन अभी हमें यह याद रखना है। इसके बाद में फिर हमें जो है वो यहां पे ड्रग का नाम लिखना है। सबसे पहले डेफिनेशन आ जाएगी, फिर हमें ड्रग का नाम से, ड्रग के नाम से लिखने हैं। अगर किसी ग्रुप की है वो तो हमें ड्रग, जैसे कि यहां पे आ गया कि एंटीबायोटिक लिखो,
एंटीबायोटिक के बारे में लिखो, तो सबसे पहले जितनी भी पहले एंटीबायोटिक की डेफिनेशन लिख दोगे। एंटीबायोटिक की डेफिनेशन लिखने के बाद में जितनी भी एंटीबायोटिक ड्रग हैं जो आपको याद है उनकी लिस्ट बनानी पड़ेगी, है ना। हाँ, वो लिस्ट बना के और फिर उनमें से किसी एक ड्रग को आप लोगों को क्या करना है, एक्सप्लेन करना है। तो ड्रग का नाम आ जाएगा, यहाँ पे क्या आ जाएगा, ड्रग का नाम आप लोगों को लिख देना है। लिख दिया। अब इसके बाद में हमें लिखना है क्या, इंडिकेशन। क्या लिखना है हमें, इंडिकेशन। ठीक है। अब जैसे कि हम यहां पर एक ड्रग जो हमने ली थी वो ली थी हमने एमोक्सिलिन। ठीक है, एमोक्सिलिन हमने ड्रग ली थी। हम उस एमोक्सिलिन ड्रग का जो हम यूज लिखेंगे, सबसे पहला तो यही है कि ये एक एंटीबायोटिक है ना। अब जो एमोक्सिलिन है वो कई बार घाव भरने के यूज में भी लिया जाता है, तो हम यहाँ पे इंडिकेशन लिख देंगे कि में जो है वो इसको ट्रीट किया जाएगा। तो बैक्टीरिया के इन्फेक्शन को ट्रीट करने के लिए किया जाएगा, है ना। किसी भी घाव को भरने के लिए जो है इसका यूज हम कर सकते हैं। सबसे ज्यादा एंटीबायोटिक का जो यूज किया जाता है वो किया जाता है बैक्टीरियल इन्फेक्शन को जो है वो कम करने के लिए एंटीबायोटिक्स का यूज किया जाता है। ठीक है ना, इस चीज का आपको ध्यान रखना है। इंडिकेशन के बाद में लिखना है कॉन्ट्रा इंडिकेशन। कॉन्ट्रा इंडिकेशन ये याद रख लेना, ये जो है सबसे पहले फर्स्ट नंबर पे ये वाली हेडिंग डलेगी, सेकंड नंबर पे ये वाली डलेगी, थर्ड नंबर पे इंडिकेशन डलेगा और फोर्थ नंबर पे आप लोगों का डलेगा कॉन्ट्रा इंडिकेशन। ये जो है वो आप लोग लिख लेना, हाथ में लिख के ले जाना चाहिए इसे, लेकिन ये जो पॉइंट जो बता रहा हूं ये आपको याद होने चाहिए, तो ही आप पैथो फार्मा का जो पेपर है उसको अच्छे से कर पाओगे। ठीक है, इसके बाद में एमएसएन सेकंड का जो है वो भी मैं आप लोगों को बताऊंगा कि एडल्ट हेल्थ नर्सिंग के अंदर आप लोगों को किस तरीके से पेपर को सॉल्व करना है, उसके भी मैं पॉइंट बताऊंगा। कॉन्ट्रा इंडिकेशन जो है आप लोगों को करना है, इसके अंदर क्या देखो भाई, कॉन्ट्रा इंडिकेशन का मतलब होता है कि हम इसे किन चीजों के अंदर नहीं दे सकते हैं। देखो भाई, थोड़ा सा तबीयत डाउन है, थोड़ा सा मैनेज कर लो, खांसी बहुत तेज हो रही है। देखो, इंडिकेशन यानी कि किस किस में हम इस दवाई को दे सकते हैं, किस किस में दे सकते हैं। कॉन्ट्रा इंडिकेशन किस चीज में हम इस दवाई को हम नहीं दे सकते हैं, है ना। हाँ, किस चीज के अंदर इस दवाई को हम नहीं दे सकते हैं। मान लेते हैं किसी को एलर्जी है, एलर्जिक कंडीशन में जो है वो हम नहीं देंगे। दूसरी चीज प्रेगनेंसी, प्रेगनेंसी के अंदर भी अगर हम कोई दवाई दे रहे हैं तो हमें पूछ कर देना है, वरना हम उस दवाई को प्रेस्क्राइब नहीं कर सकते हैं। दो चीजें मेनली आप लोगों को ध्यान रखनी है, जो चीज हमने करी है ना वही चीज आपको बताएंगे, ताकि आप लोग भी उन चीजों को देखकर जो है वो अच्छे से क्लियर कर सको एग्जाम को। ठीक है, कॉन्ट्रा इंडिकेशन हो गए। अब हमें लिखना है इसके साइड इफेक्ट, है ना। साइड इफेक्ट हमें इसके लिखने हैं कि इस दवाई के क्या क्या साइड इफेक्ट हो सकते हैं, है ना। जैसे कि एमोक्सिलिन जो दवाई है इसके क्या साइड इफेक्ट हो सकते हैं, तो आपको पता होगा कि एमोक्सिलिन जो टैबलेट अगर आप कंटिन्यू ले रहे हैं 3 से 4 या 5 दिन के लिए, तो आप लोगों के जो है ना वो एसिडिटी भी होने लग जाती है, पेट में जलन होने लग जाती है, मतलब बहुत ज्यादा गर्मी वाली जो दिक्कत है वो आप लोगों को हो जाती है। आप लोगों ने कई बार देखा भी होगा। ठीक है, हाँ, तो उस चीज का आपको ध्यान रखना है कि साइड इफेक्ट इसके क्या है। साइड इफेक्ट लिखने के बाद जो लास्ट में आप लोगों का जो 5th पॉइंट रहेगा वो रहेगा रोल ऑफ नर्स, है ना, कि नर्स के क्या रोल हैं इसके अंदर, है ना। उसके अंदर नर्स के क्या रोल हैं वो आप लोगों को लिखना है। अब आप अगर इस वीडियो के नीचे कमेंट करते हैं तो मैं एक क्वेश्चन लाऊंगा, उस क्वेश्चन को पूरा का पूरा अटेम्प्ट करके पूरा का पूरा पेपर सॉल्व करने का तरीका मैं बताऊंगा। अगर आप नीचे कमेंट करते हैं तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करो। जैसे ही इस वीडियो के ऊपर 100 लाइक होते हैं तुरंत मैं आप लोगों को वो तरीका बताऊंगा। पैथो फार्मा जेनेटिक्स में अगर बैक लग जाए ना भैया, वापस मुड़ के यहीं आ जाना। मैं आप लोगों से कभी नहीं कहूंगा कि भैया मेरी वीडियो देखना, बट इस वीडियो को शेयर कर दो, 100 लाइक करवा दो। नेक्स्ट वीडियो तुरंत उस वीडियो को देखने के बाद आपके अगर पैथो फार्मा जेनेटिक्स में बैक लग जाए तो भैया मुझे कह देना आके कि भैया आपने जो बताया था वैसा किया और हमारे बैक लग गई, है ना। कभी नहीं लगने दूंगा, ध्यान से सुन लो। आगे चलो जी, ये हमने पूरा प्रोसेस समझ लिया। अब हम चलते हैं क्वेश्चन की तरफ कि क्या पढ़ के आप लोगों को जो है वो जाना है। ठीक है, हाँ जी,
चलो जी, सबसे पहले हम पैथोलॉजी के अंदर देखते हैं। पैथोलॉजी के अंदर सबसे पहले तो आप लोगों को डिफाइन इन्फ्लामेशन एंड मेंशन इट्स टाइप। सबसे पहले तो कि इन्फ्लामेशन क्या होता है वो आपको बताना है, और किन किन या क्या क्या इसके टाइप्स हैं वो आप लोगों को बताने हैं। सबसे पहला क्वेश्चन ये पढ़ के जरूर जाना है। दूसरी चीज, व्हाट इज नेक्रोसिस एंड इट्स टाइप। नेक्रोसिस क्या होता है वो पढ़ के जाना है, और इसके टाइप्स भी आप लोगों को बताने हैं। अब ऐसे छोटे बच्चों की तरह मत करना कि नेक्रोसिस की डेफिनेशन लिख दी 2 लाइन की और इसके टाइप्स के नाम लिख दिए। भैया एग्जामिनर ऐसे काट देगा, नंबर ही नहीं देगा। क्या करना है, पहले नेक्रोसिस की डेफिनेशन लिखो, कम से कम 2 डेफिनेशन लिखो। अगर एक आ रही है तो एक लिखो, प्लस उसको ही तोड़ मरोड़ के नीचे लिख दो। भैया मेरी बात सुनो, मैं आपको जो तरीका बता रहा हूं पूरे यूट्यूब पे कोई नहीं बताएगा भैया, है ना। आप कहोगे कि सर आप तो जुगाड़ वाले काम बता रहे हो। भैया ये वीडियो वही लोग देखेंगे जिनको कि पास होना है ना, जिनको अच्छे नंबर लाने, वो भी देखो इस वीडियो को। बट जिनको एक्चुअल में पास ही होना है, जिनको अच्छे नंबर, मतलब जो अपने रैंक के लिए, जो फर्स्ट रैंक के लिए तैयारी कर रहे हैं ना, वो भैया उनका अलग लेवल रहता है। लेकिन आपको क्या होना, पास होना है या फिर आपको एक जगह बनाए रखनी है कॉलेज के अंदर, तो इस वीडियो को जरूर देखना। भैया हमारा रूल ये होता था कि हमसे कई बार ये कहते थे हमारे सीनियर कि भैया एक ही डेफिनेशन को 3 बार लिखना। अब हम कहते भैया कैसे लिखेंगे, है ना। तो अब मैं कैसे लिखता हूं मुझे पता है। मैं एक ही डेफिनेशन याद करके रखता हूं और उसको ही मैं 3 डेफिनेशन बना देता हूं। कैसे बनाता हूं पूरी चीज समझाऊंगा भैया। वीडियो थोड़ी सी लंबी होगी, लेकिन अगर पूरी देख ली ना तो समझ में आप ये कहोगे कि भैया पास है हम तो, है ना। अब सुनो, हमारे पास में नेक्रोसिस की एक डेफिनेशन है ना। अब इस नेक्रोसिस की जो डेफिनेशन हमने 3 लाइन की लिखी है, उस 3 लाइन की डेफिनेशन के अंदर से ही इजेमार वाजवर ये सारी चीजें लगा के हम दूसरी डेफिनेशन बनाएंगे। और दूसरी डेफिनेशन के अंदर जो हमने फर्स्ट लाइन लिखी है उसको हम थर्ड लाइन लिखेंगे, जो हमने सेकंड लाइन लिखी है उसको फर्स्ट लाइन लिखेंगे, और जो फर्स्ट लाइन लिखी है उसको हम सेकंड लाइन लिखेंगे। यह हो गई हमारी दूसरी डेफिनेशन। और दूसरी डेफिनेशन के बाद में तीसरी डेफिनेशन लिखने के लिए जो हमने सेकंड लाइन लिखी है उसको फर्स्ट लाइन बनाएंगे, जो हमने जो फर्स्ट डेफिनेशन की जो सेकंड लाइन थी उसको थर्ड लाइन बनाएंगे। इसी तरीके से उसी ही डेफिनेशन को तोड़ मरोड़ के 3 बार लिख दो। एग्जामिनर को लगेगा कि भैया जब नेक्रोसिस की डेफिनेशन ही 3 लिख रहा है, ये कुछ तो दम है बंदे के अंदर। लेकिन दम क्या है, भाटा दम है। दम तो वही है कि हमने एक डेफिनेशन याद करके गए और उसको ही 3 जगह तोड़ मरोड़ के लिखा है। बट उसको क्या पता कि इसने ये काम किया है, नहीं पता उसको, है ना। मैं एक चीज आपको ये बता दूं कि आपने जो लिखा है वो आपके साइड में जो बैठा है ना बंदा, उसने भी नहीं लिखा है वो चीज। जो साइड वाले बंदे ने जो लिखा है वो आपने नहीं लिखी है। तो ऐसे 50, 100, 150, 200, 300 कॉपी चेक करेगा वो। किसी भी एक भी विद्यार्थी का कंटेंट जो है वो कॉपी नहीं पाएगा उसको। अब उसको भी नहीं पता है कि एक्यूरेट कंटेंट क्या है, क्योंकि जब वो 150 कॉपी चेक कर रहा है तो किसी ने क्या लिखा है, किसी ने क्या लिखा है, किसी ने क्या लिखा है। अब ये तो है नहीं कि हमारे जो है ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन है कि इसमें बी आएगा तो बी ही सही है, अगर सी लगा दिया तो गलत हो जाएगा, ऐसा भी नहीं है ना। तो ये सब्जेक्टिव जो आप पेपर दे रहे हो इसके अंदर कोई कंटेंट फिक्स है ही नहीं भैया। मन से लिखना है अपन को, और कोई आपको गलत साबित नहीं कर सकता है ना। इस चीज के अंदर कोई गलत साबित नहीं कर सकता है, क्योंकि अपन उनको एक एक्सक्यूज दे सकते हैं किसी भी चीज के अंदर, ठीक है। हाँ, अब किसी को लग रहा होगा भैया आप ज्ञान दे रहे हो, भैया कुछ चीजें ऐसी होती है जो मैं यहाँ पे बोर्ड पे नहीं लिखूंगा लेकिन मुंह से बता दूंगा ना, वो भी बहुत काम की हो जाएंगी आपके, है ना। तो नेक्रोसिस लिखना है, नेक्रोसिस की मैं कह रहा हूं कि एक पन्ना तो नेक्रोसिस की डेफिनेशन के अंदर ही भरो, और जिस चीज के अंदर कुछ भी नहीं आ रहा है ना तोड़ मरोड़ के लिखो। क्वेश्चन मत छोड़ के आओ कभी भी। मैं हकीकत में यहां आज खड़ा होकर मैं भगवान की कसम खा के कह रहा हूं भैया, मुझे नहीं भी आता है ना तो भी मैं लिख के आता हूं उसके अंदर। मुझे पता है कि एग्जामिनर जो है इतना ध्यान नहीं देता है हर चीज के ऊपर की 3 लाइन पढ़ेगा, उसके बाद में चलो ठीक है भैया इसने 2 पन्ने भर रखे हैं, दे देते हैं यार, कुछ तो 5 का है तो चलो 3 तो दे ही देते हैं। ये एक मेंटेलिटी होती है ना। ये पास होने की ट्रिक है ये, है ना। हाँ, अब आपको क्या होता है सर मुझे तो नेक्रोसिस की डेफिनेशन ही नहीं आ रही है तो मैं क्या करूंगा। नेक्रोसिस का मतलब क्या होता है, टिश्यू डैमेज हो जाते हैं, बस यही तो लिखना है हमें कि टिश्यू डैमेज हो जाते हैं। अब किस चीज की वजह से होते हैं वो भी लिख दो कि टिश्यू डैमेज हो जाता है, डैश्ड हो जाते हैं, यहाँ पे ब्लड नहीं आ पाता है इसकी वजह से हो जाते हैं, ब्लड जो है ऑक्सीजन के साथ में नहीं आ पाता है, या फिर ऑक्सीजन के ब्लड की कमी से ऑक्सीजन भी नहीं आ पाता है तो टिश्यू की डेथ हो जाती है। यही तो लिखना है हमें, टिश्यू की डेथ करवानी है। अब कैसे भी करवाओ, भले ही ऑक्सीजन की प्रेजेंस में करवाओ, ऑक्सीजन के एब्सेंस में करवाओ, ब्लड आ रहा है तो करवाओ, नहीं आ रहा है तो भी करवा दो।
समझ रहे हो, किसी इन्फेक्शन या किसी इन्फ्लामेशन की वजह से करवा दो, हमें तो टिश्यू की डेथ करवानी है, अब कैसे भी करवा दो। ठीक है, ये मैं आपको जो चीजें बता रहा हूं, मैं फिर कह रहा हूं यूट्यूब पे नहीं बताएंगे ऐसे, क्योंकि आपको भी लगेगा कि भैया आप तो जुगाड़ वाले काम बता रहे, जुगाड़ से ही पास होंगे आजकल, है ना। जो एक्यूरेट कंटेंट लिख के आ रहा है ना भैया, वो उनसे पूछना कि भैया हम तो इतना सही लिख के आए थे, जब भी हमारे नंबर नहीं आए। आगे सुनो, एक्सप्लेन द डिफरेंस बिटवीन द बीइंग एंड अच्छा बिनाइन एंड मैलिग्नेंट ट्यूमर, ये बीइंग नहीं है, बिनाइन है ये, है ना। बिनाइन एंड मैलिग्नेंट ट्यूमर, ट्यूमर पढ़ के जरूर जाना, बिनाइन या मैलिग्नेंट ट्यूमर से क्वेश्चन आएगा, या तो दोनों के अंदर डिफरेंस आ जाएगा, या फिर या तो मैलिग्नेंट पूछ लेगा या तो बिनाइन आप लोगों से ट्यूमर पूछ लेगा। ठीक है, इसके अलावा राइट द कॉज एंड सिम्टम्स ऑफ एनीमिया, बिल्कुल एनीमिया से हर साल क्वेश्चन आता है, इस साल भी एनीमिया से क्वेश्चन आएगा, और एनीमिया किसकी वजह से होता है वो आपको पता है, वो आप लिख देना, है ना। मैंने फिर बताया है कि भैया अगर थोड़ा सा कंटेंट आ रहा है ना, उसी को तोड़ मरोड़ के लिखते जाओ तोड़ मरोड़ के, क्योंकि रिलेटेड वो एनीमिया से ही है, एनीमिया से रिलेटेड ही लिखना, हार्ट से रिलेटेड मत लिख देना, है ना। हाँ, कहीं आप लोगों को एनीमिया के बारे में पूछा है, आप वॉमिटिंग करवा रहे हो उसको, नहीं मत लिखना, रिलेटेड लिखना, उस चीज से रिलेटेड लिखोगे तो अपन जो है कह सकते हैं कि भैया हमने इस चीज से रिलेटेड लिखा है। अगला आता है आपका ट्यूबरक्लोसिस, टीबी। टीबी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आप लोगों के ड्रग्स भी, टीबी की ड्रग्स पूछेगा, और यहां पे पैथोलॉजी में टीबी के बारे में जरूर पूछेगा वो, है ना, तो टीबी जरूर पढ़ के जाना। इसके अलावा डिफाइन जॉन्डिस एंड राइट इट्स टाइप, जॉन्डिस मतलब पीलिया, है ना, पीलिया जरूर पढ़ के जाना है, और इसके टाइप्स आप लोगों को याद रखना है। ठीक है, इसके अलावा व्हाट आर द कॉजेज ऑफ हाइपरटेंशन, है ना, हाइपरटेंशन का मतलब होता है बीपी का बढ़ना, अब बीपी किस वजह से बढ़ रही है, और बीपी के बढ़ने से क्या हो रहा है, और कितनी बीपी ज्यादा, मतलब कितने नंबरिंग से ज्यादा, जैसे कि 140 से ऊपर अगर कंटिन्यूअसली 140 से ऊपर बीपी रह रही है तो उस चीज को हम कहेंगे हाइपरटेंशन, यानी बीपी का बढ़ना। भैया अगर आपको वर्ड की थोड़ी सी चीज के बारे में, इस वर्ड के बारे में पता है ना, आप पूरी की पूरी चीजें लिख दोगे, है ना। तो पहले तो वही चीजें, अगर आपके पास में सॉल्ड पेपर नहीं है, मैं सॉल्ड पेपर की लिंक दे दूंगा, सॉल्ड पेपर खरीद लो, और 1 महीने के अंदर तो भैया बहुत अच्छे से आप कर सकते हो, है ना। हाँ, आगे सुनो, डिफाइन ल्यूकेमिया एंड मेंशन इट्स क्लिनिकल फीचर्स, ल्यूकेमिया के बारे में आप लोगों को बताना है, और इसके क्या क्लिनिकल फीचर्स क्या है उसके बारे में बताना है। एडिमा क्या होता है, एडिमा का मतलब होता है भैया सूजन, अब सूजन क्यों होता है, सूजन को कम करने के लिए क्या किया जाता है, और सूजन होता किस वजह से है, वो आप लोगों को यहाँ पे बताना है, और इसके टाइप्स आप लोगों को बताने हैं। अगला डिफाइन डायबिटीज मेलाइटस एंड मेंशन इट्स कॉम्प्लिकेशन, डायबिटिक मेलाइटस का मतलब होता है आप लोगों का शुगर, है ना, डायबिटिक मेलाइटस का मतलब होता है शुगर, याद रखना कि शुगर कब होगा, कैसे होगा, किस चीज की वजह से हो रहा है, इसको कम करने के लिए क्या करेंगे, है ना, वो सारी चीजें आप लोगों को लिखनी है, और इसके कॉम्प्लिकेशन क्या हो सकते हैं। आप लोगों ने कई बार देखा होगा, अगर कोई शुगर वाला पेशेंट है या डायबिटिक मेलाइटस वाला जो पेशेंट है, उसके कभी घाव भरता ही नहीं है ना, तो ये आप कॉम्प्लिकेशन लिख सकते हो कि बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेशन में क्या होता है कि ये वुंड हीलिंग होती नहीं है इसके अंदर, है ना, वुंड हीलिंग की जो प्रोसेस है वो यहाँ पे खत्म हो जाती है, होता ही नहीं है, ये सारी चीजें। भैया अब देखो मैं पूरी की पूरी चीजें तो यहाँ पे नहीं बता सकता हूँ, तो थोड़ा थोड़ा मैं एक अंदाज आप लोगों को बता रहा हूँ, इस तरीके से अगर आपको भैया ये पूरा का पूरा पेपर मैं यहाँ पे आराम से, मुझे इन चीजों को पढ़े हुए करीब 2 साल हो गए हैं, लेकिन फिर भी मैं आज भी इस पेपर को यहाँ पे बैठ के, और मैं पूरे के पूरे 40 पन्ने भर सकता हूँ इसके अंदर अभी भी, समझ रहे हो, तो एक तरीका होना चाहिए बस, है ना। अच्छा, लॉन्ग क्वेश्चन कैसे आएंगे, तो शॉर्ट टाइप के क्वेश्चन थे। डिस्क्राइब द प्रोसेस ऑफ इन्फ्लामेशन विद इट्स स्टेज एंड कार्डिनल साइन, आप लोगों को इसके इन्फ्लामेशन के बारे में बताना है, और इसकी स्टेज के बारे में आप लोगों को बताना है ना, कि इन्फ्लामेशन कैसे होगा और कौन सी स्टेज तक आप लोगों को, मतलब इसकी स्टेज के बारे में भी आप लोगों को बताना है, और इसके कार्डिनल साइन जो है आप लोगों को क्या है वो भी आप लोगों को बताने हैं। एक्सप्लेन इन डिटेल द डिफरेंस बिटवीन द बिनाइन एंड मैलिग्नेंट ट्यूमर विद एग्जाम्पल, अब यहां पर आप लोगों को बिनाइन और मैलिग्नेंट ट्यूमर को क्या करना है, एक्सप्लेन करना है विद एग्जाम्पल, एग्जाम्पल भी बताने हैं। ठीक है, ये लॉन्ग टाइप का क्वेश्चन हो गया। अगला आ जाएगा डिस्कस द इटियोलॉजी, पैथोफिजियोलॉजी एंड मैनेजमेंट ऑफ मायोकार्डियल इन्फेक्शन, एमआई का क्वेश्चन आ चुका है। अब एमआई के क्वेश्चन के अंदर इटियोलॉजी यानी कि किस कॉज बताना है कि किस कारण से हो रहा है,
दूसरी चीज इसकी पैथोफिजियोलॉजी, यानी कि एमआई वाली जो प्रोसेस है वो किस प्रोसेस के थ्रू हो रही है, यानी कि क्या उसकी एक प्रोसेस है वो आप लोगों को बतानी है। और इसका मैनेजमेंट, अब मैनेजमेंट के अंदर आप लोगों को जो है वो नर्सिंग मैनेजमेंट भी हो सकता है, इसके अलावा आप लोगों का जो है वो मेडिकल मैनेजमेंट भी हो सकता है और सर्जिकल मैनेजमेंट भी हो सकता है। तो एमआई वाला जो पेशेंट है इसके अंदर आप लोगों का मेडिकल मैनेजमेंट भी आएगा, सर्जिकल मैनेजमेंट भी आएगा और तीसरी चीज नर्सिंग मैनेजमेंट भी आएगा। अब ये मैनेजमेंट जो है ना वो आप लोगों को बहुत अच्छी नंबर जो है वो यहां पर देकर जाएगा, लेकिन उसको करना कैसे है वो मैं आप लोगों को बताऊंगा। अगला क्वेश्चन है डिस्क्राइब द कॉजेज, टाइप्स एंड पैथोफिजियोलॉजी ऑफ एनीमिया। आ गया, एनीमिया का बड़ा क्वेश्चन भी आ सकता है और एनीमिया का छोटा क्वेश्चन भी आप लोगों के आ सकता है। तो एनीमिया जरूर पढ़ के जाना। इसके अलावा मैंने टीबी की बताई थी, टीबी पढ़ के जानी है। इसके अलावा ट्यूमर, बिनाइन और मैलिग्नेंट ट्यूमर के बारे में आप लोगों को, यानी कैंसर पढ़ के जाना है आप लोगों को, इन्फ्लामेशन पढ़ के जाना है। इसके अलावा एनीमिया मैंने बता दिया। इसके अलावा डायबिटीज मेलाइटस भी आप लोगों को पढ़ के जाना है। मतलब ये जो 5 क्वेश्चन है ना नीचे के, अगर आप इनको कंठस्थ कर लेते हैं तो कहीं ना कहीं शॉर्ट क्वेश्चन भी आप लोगों के बहुत सारे हो जाएंगे, ठीक है ना। तो ये तो हो गया पैथोलॉजी का काम, ठीक है ना। हाँ, किसका काम हो गया? पैथो का। अब हम यहां पर बात करेंगे इसके अंदर ही फार्मा की, ठीक है ना। हाँ, फटाफट से फार्मा के क्वेश्चन देखेंगे। अब देखो फार्मा के, वीडियो थोड़ी सी लंबी है लेकिन इंफॉर्मेटिव वीडियो है भैया, पूरी देख के जाओगे पैथो फार्मा में बैक नहीं आएगी, है ना। हाँ, अगर आपको लग रहा है कि भैया टाइम पास कर रहा हूं, मत देखना इसको, अपने अकॉर्डिंग बैक लगवा लेना और लगवाते ही रहना फिर, है ना। हाँ, अब देखो यहां पे अगर हम शॉर्ट क्वेश्चन की बात कर रहे हैं फार्मा के अंदर, तो देखो डिफाइन, सबसे पहले तो फार्माकोलॉजी क्या होती है वो आप लोगों को बताना है कि यहां पर हम ड्रग्स का स्टडी करते हैं। किसकी स्टडी करेंगे? ड्रग्स की स्टडी करेंगे फार्मा के अंदर। अब फार्माकोडायनेमिक्स और फार्माकोकाइनेटिक्स, फार्माकोडायनेमिक और फार्माकोकाइनेटिक्स दोनों चीजें आपको पढ़ के जानी है। हर साल क्वेश्चन बनता है कि फार्माकोडायनेमिक्स और फार्माकोकाइनेटिक्स क्या होता है। अब एक में तो क्या करता है कि ड्रग जो है वो इफेक्ट करती है किसके ऊपर? बॉडी के ऊपर। एक बॉडी जो ड्रग के अकॉर्डिंग क्या इफेक्ट शो कर रही है, वो दोनों चीजें आप लोगों को फार्माकोकाइनेटिक्स और फार्माकोडायनेमिक्स के अंदर अगर आप पढ़ोगे तो आप लोगों को पता लगेगा, ठीक है। बाकी मैं आप लोगों को नेक्स्ट वीडियोज के अंदर बता दूंगा। हमारे दीपेश जी ने आई थिंक फार्मा के अंदर बहुत सारी चीजें बता रखी है, वो प्लेलिस्ट मैं आप लोगों को नीचे दे रहा हूं, आप उस प्लेलिस्ट को जरूर देखना, ठीक है। व्हाट इज द रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन? अब रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन की कौन से रूट से कौन सी दवाई हम दे सकते हैं, वो रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन जरूर पढ़ के जाना, क्योंकि यहां से अगर आप इसको, ये क्वेश्चन नहीं भी आया ना तो भी बहुत सारे क्वेश्चन में आप लोगों को इसकी हेल्प मिलेगी कि कौन सी दवाई किस रूट से देनी है, इनहेलर के अंदर कौन सी दवाई देनी है ना। जीभ के अंदर जो हम जो दवाई रखते हैं उसे हम क्या बोलते हैं। हम यहाँ पे जो आपका जो जबड़ा होता है ना और गाल के बीच में भी हम दवाई रखते हैं या टैबलेट रखते हैं, उसको कौन सा रूट कहा जाता है? बक्कल रूट, है ना। ये रूट आप लोगों को ध्यान होना चाहिए। आईवी जो दवाई दोगे, आईएम जो दवाई दोगे, सबकुटेनियस जो दवाई दोगे, उनके भी रूट आप लोगों को सारे पता होना चाहिए, है ना। हाँ, इसके अलावा डिफाइन ड्रग डोज एंड टॉक्सिसिटी, कि ड्रग क्या होती है, डोज क्या होती है, और अगर ड्रग अगर हम ज्यादा अमाउंट में दे देते हैं, डोज अगर हम बढ़ा देते हैं तो उससे टॉक्सिसिटी हो जाती है, तो उसे कैसे कम करना है, टॉक्सिसिटी क्या होती है उसके बारे में बताना है। राइट द डिफरेंस बिटवीन द एंटीसेप्टिक एंड डिसइंफेक्टेंट, यानी एंटीसेप्टिक और डिसइंफेक्टेंट के अंदर हर साल जो है वो आप लोगों का डिफरेंस आता है, तो इसको भी जरूर पढ़ के जाना है। इसके अलावा नेम एनी 5 एंटीबायोटिक्स विद एग्जाम्पल, मैंने बोला था कि 5 एंटीबायोटिक्स के नाम यहां पे आप लोगों से पूछ सकता है और उनके एग्जाम्पल भी आप लोगों को बताना है भैया, है ना। विद एग्जाम्पल आप लोगों को सारी चीजें बतानी पड़ेगी, ठीक है। हाँ जी, व्हाट आर द एनाल्जेसिक्स गिव 2 एग्जाम्पल्स, कि एनाल्जेसिक्स जो है वो उनके नाम आप लोगों को बताने हैं, 2 एग्जाम्पल भी आप लोगों को लिखना है। इसके अलावा डिफाइन डायूरेटिक्स एंड राइट देयर यूजेज, डायूरेटिक्स के नाम लिखने हैं। डायूरेटिक्स क्या करवाता है? आप लोगों की बॉडी के अंदर से क्या करवाता है? डायूरेटिक, यानी कि वो आप लोगों की बॉडी के अंदर से यूरिन को बाहर निकालता है, जिससे आप लोगों की बीपी भी कम हो जाती है, एडिमा भी आप लोगों का कम हो जाता है, ठीक है ना। हाँ, इसके क्या यूज रहता है डायूरेटिक्स का, वो भी आप लोगों को बताना है। व्हाट आर द एडवर्स ड्रग रिएक्शन, यानी कि
एडवर्स इफेक्ट आप लोगों से पूछता है या फिर ड्रग का रिएक्शन, एडवर्स ड्रग रिएक्शन, ये क्वेश्चन भी पिछले हमारे साल आया था ये क्वेश्चन, है ना। और मैक्सिमम हर कोई स्टूडेंट इसको छोड़ के आया था, बट मैं इसके अंदर लिख के आया था, वो हमारा गलत भी था, बट बैक नहीं लगी थी हमारे, है ना। हाँ वो गलत था बट हम लिख के आए थे ना, कुछ भी इसके अंदर, है ना। नेम द ड्रग यूज हाइपरटेंशन, मैंने पहले भी कहा था कि हाइपरटेंशन की ड्रग जरूर याद करके जाना, और हाइपरटेंशन की ड्रग को याद करने के लिए हमारे दीपेश जी ने आई थिंक वीडियो बना रखी है। अगर आप कमेंट करते हैं तो इन सारे क्वेश्चन का जवाब जो है मैं आप लोगों को डीपली 1 घंटे का सेशन रहेगा, लेकिन उसके अंदर बहुत अच्छे से मैं बता दूंगा, और पेपर को कैसे करके आना वो भी सारी चीजें बताएंगे, ठीक है ना। लास्ट का शॉर्ट क्वेश्चन रहेगा, व्हाट आर द वैक्सीन एंड इम्यूनाइजेशन, इम्यूनाइजेशन शेड्यूल आप लोगों से पूछ सकता है, वैक्सीन एंड सीरा भी आप लोगों से पूछ सकता है, ये भी क्वेश्चन आप लोगों का इंपॉर्टेंट रहने वाला है। इसके अलावा अगर हम लॉन्ग क्वेश्चन की बात करेंगे तो यहां पर एक्सप्लेन द एब्जॉर्प्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, मेटाबॉलिज्म एंड एक्सक्रीशन ऑफ ड्रग, यानी कि ADME आप लोगों से